हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइटो हार्मोन चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिब्रेलिन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑक्सिन के बारे में, आज हम कवर करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। बीएससी के एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में एक हार्मोन के बारे में हर साल पूछा जाता है, उसमें से ऑक्सिन के बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिब्रेलिन के बारे में भी और साइटोकाइनिन के बारे में भी। यानी कि यदि आपने एक फाइटो हार्मोन रेडी कर लिया तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आता है। शॉर्ट में भी 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आता है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जिब्रेलिन्स। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जिब्रेलिन में सबसे पहले आप लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जिब्रेलिन्स का अध्ययन यानी इसकी स्टडी को सबसे पहले सर्वप्रथम जापानी पादप रोग विज्ञान विशेषज्ञ प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने किया था। उन्होंने देखा कि जो यंग धान के पौधे होते हैं, शिशु धान के पौधे होते हैं, उन पर जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक एस्कोमाइसिटीज की एक फंजाई रहता है जो कि इन्फेक्शन करके उनमें फुलिश सीडलिंग नामक एक रोग को क्रिएट करता है, पैदा करता है। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम का एक फंजाई है जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और वो धान के जो यंग पौधे होते हैं, जो शिशु पौधे होते हैं, उनमें एक फुलिश सीडलिंग नामक का एक रोग फैलाती है या पैदा करती है, क्रिएट करती है। उन्होंने देखा कि इनमें पौधे पर्याप्त लंबे हो जाते हैं। स्वाडा जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1912 में कहा कि यह रोग, ये जो डिजीज है, वो फंजाई द्वारा सिक्रेटेड किसी पदार्थ के कारण होता है। फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रसावा। उन्होंने 1926 में प्रयोग किए तथा उन्होंने बताया कि इस फंजाई के अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद 1939 में एक याबुता तथा सुमिकी नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने इस फंजाई से शुद्ध स्फुटिक रासायनिक पदार्थ, प्योर क्रिस्टलाइन केमिकल मैटर को निकाला, सेपरेट किया तथा उन्होंने इसका नाम जिब्रेलिन रखा। अमेरिकन व जापानी वैज्ञानिकों ने अभी तक के टोटल 9 जिब्रेलिन्स को सेपरेट यानी पृथक किया है। इनमें से 3 फंजाई जिब्रेला द्वारा प्राप्त किए हैं, जिसे कि GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 कहा गया, जिसमें से GA3 सर्वाधिक ज्ञात है तथा इसे जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। आगे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। अच्छा, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि GA1 का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन भी आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें टोटल 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग भी आपको इसमें दिखाई पड़ती है, ठीक। तो ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं, इनके फंक्शन क्या है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, यानी कि जो जिब्रेलिन्स है इसका मेन फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जिब्रेलिन्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर से लेकर के, इंट्रोडक्शन से लेकर के इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करना होगा, जैसे कि इसका मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद आप लोग अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में एक्सप्लेन करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट के डेवलपमेंट में जिब्रेलिन्स का क्या क्या इफेक्ट रहता है वो सब आपको मेंशन करना होता है। फंक्शन में आप लोग लिखेंगे ये स्टेम इलोंगेशन में सहायता करते हैं, यानी जो स्टेम रहता है, शूट वाला पार्ट होता है, उसके इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। जिब्रेलिन की कमी में पौधे ड्वार्फ रह जाते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर जिब्रेलिन की कमी रहती है तो पौधा छोटा ही रह जाता है, ड्वार्फ ही रह जाता है। जिब्रेलिन लंबे दिन वाले पौधे लॉन्ग डे प्लांट में शीघ्र फ्लावरिंग कर देते हैं। इसके अलावा ये सीडलेस फ्रूट, यानी ऐसे फ्रूट, ऐसे फल जिसमें कि बीज नहीं पाए जाते, ऐसे फ्रूट यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का ये फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। कौन? जिब्रेलिन्स। इसके बाद नंबर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये शीड के अंदर जो बीज रहती है उसमें सुप्त अवस्था को, डोरमेंसी को समाप्त करने में सहायता करते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिब्रेलिन के। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। पौधों के डेवलपमेंट में ये जो जिब्रेलिन है इसका क्या फंक्शन रहता है, क्या इफेक्ट रहता है।
जिब्रेलिन द्वारा पौधों का विकास भी एकांतरित हो जाता है तथा सेल डिवीजन का ढांचा भी बदल जाता है, जिसमें कि विभिन्न अंग बनते हैं तथा उन एंजाइम्स की उत्पत्ति में अंतर आ जाता है। फ्लावरिंग की बात करें तो रोजेट पौधों में GA3 का उपचार यानी ट्रीटमेंट देने से उसमें पुष्पन उत्प्रेरण हो जाता है। लंबे दिन वाले पौधों में विशेषकर ब्रासिका, पिटूनिया या सेंटोरिया आदि इसके उदाहरण हैं, जबकि दूसरे कुछ पौधों में शीतोपचार के बाद पुष्पन होता है यानी कि फ्लावरिंग होती है, जैसे कि हायोसिमस है या डिजिटेलिस है। होकर तथा लेउका आदि में, जिरेनियम, गुलाब, कैमेलिया में GA3 द्वारा बड़े देर तक समाप्त होने वाली पुष्पन क्रिया होती है। इसके अलावा नंबर फर्स्ट हमने देखा फ्लावरिंग में कैसे इसका इफेक्ट रहता है। अब हम देखेंगे जिब्रेलिन का जीन एक्टिवेशन में कैसे इफेक्ट रहता है। तो हेडिंग डालेंगे जीन एक्टिवेशन। वार्गर 1964 के अनुसार GA3 द्वारा, यानी कि एक तरीके से जिब्रेलिन का टाइप है GA3, तो GA3 द्वारा जीन पदार्थ भी एक्टिवेट सक्रिय हो जाता है। अब यह पता चल चुका है कि GA3 जो कि एम्ब्रियो से, भ्रूण से मुक्त होता है, स्टार्च का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस प्रारंभ कर देता है और इसके प्रयोग से एंजाइम्स पर प्रभाव डाल करके जीन्स की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अल्फा एमाइलेज जो कि जौ के धान में देखा जा चुका है। अब हम देखते हैं नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है वो है सीरियल एंडोस्पर्म। इसमें लिखेंगे जर्मिनेट यानी अंकुरित होते हुए जौ में जिब्रेलिन द्वारा अंकुरन एवं एमाइलेज क्रियात्मक दोनों ही उत्तेजित हो जाती है। एकांतरित भ्रूणपोष में GA3 द्वारा एमाइलेज क्रिया तेज हो जाती है, जिससे कि रिड्यूसिंग शुगर्स की उत्पत्ति एवं मुक्त होने की क्रिया तेज हो जाती है। GA3 का संबंध जो है वो हिटरोसिस से भी होता है। GA3 के ट्रीटमेंट से विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और देखते हैं कि जिब्रेलिन्स और भी कहां पर प्लांट के डेवलपमेंट में अफेक्ट डालता है, जैसे कि सेक्स एक्सप्रेशन। GA3 द्वारा फूलों में लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। गैलन 1959 तथा पैटसन एवं एंडर 1960 ने पत्तियों को GA3 से उपचारित करके ट्रीट करके खीरे यानी कि कुकुमुस जाति के पौधों में नर फूलों की संख्या को बढ़ाया तथा मादा फूलों की संख्या को कम किया। इसी प्रकार फर्न जाति के पौधों में नर जन्नांग यानी एंथ्रीडिया भी GA3 द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि सेक्स एक्सप्रेशन में भी ये अफेक्ट डालता है। इसके बाद आता है फ्रूट ग्रोथ। ये जो जिब्रेलिन है फ्रूट की ग्रोथ में भी इफेक्ट डालता है। इसमें आप लिखेंगे बीजों की जो अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प, मेसोकार्प तथा फलों व बीजों में एंडोजीनस जिब्रेलिन की मात्रा का संबंध सीधे फलों की वृद्धि से होता है। जैक्सन 1968 ने देखा कि नाशपाती में GA3 की कंसंट्रेशन का संबंध कोशिकाओं की वृद्धि दर से होता है। जिब्रेलिन के प्रयोग से बहुत से पौधों के तरुण फलों का आकार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उदाहरण फल बड़े तथा लंबे हो जाते हैं। भारत में पुष्पन यानी फ्लावरिंग के बाद GA के प्रयोग में बीज जाति के पौधों में फलों का बढ़ा हुआ आकार रंधावा 1968 द्वारा बताया गया था। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार सेब के पौधों में GA3 के प्रभाव से बीजू व बीज विहीन पौधे दोनों ही प्रकार के फल उत्पन्न होने की जानकारी वेस्टवुड ने 1968 में दी थी। यानी कि सेब को बीज वाला और बिना बीज वाला भी क्रिएट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। बीज विहीन जिसे हम फ्रूट बोलते हैं, दोनों ही प्रकार की वैरायटी हमें मिल सकती है। इसके बाद देखते हैं जिब्रेलिन का नेक्स्ट इफेक्ट जो कि है इंक्रीज प्लांट साइज एंड यील्ड। घासों में जिब्रेलिन के उपयोग से 3 गुना ज्यादा चारा उत्पन्न किया जा सकता है। विवटर तथा बकोव ने 1957 के अनुसार जिब्रेलिन्स के प्रयोग से घासों में ताजा व शुष्क भार में वृद्धि की जा सकती है। ग्रेमनी फैमिली के घासों में इसका तेज प्रभाव बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट जिब्रेलिन का जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है इंक्रीज इन शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने के अंदर जो शुगर का प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है जिब्रेलिन की मदद से। इसमें आप लोग लिखेंगे GA3 द्वारा गन्ने में हरा भरा पर्व लंबाई तथा चीनी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। बुल 1964 में निकेल तथा टनीमोटो 1967 एवं अलेक्जेंडर 1970 आदि के प्रयोग इस संबंध में महत्वपूर्ण है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि जिब्रेलिन की मदद से आप शुगर के प्रोडक्शन को शुगर केन के अंदर बढ़ा सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। अभी तक हमने इफेक्ट देखे थे कि प्लांट के डेवलपमेंट में इसके क्या इफेक्ट रहते हैं। अब हम देखेंगे ये इसकी क्रियाविधि क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है जिब्रेलिन्स का। तो इसमें आप लोग लिखेंगे जिब्रेलिन्स के द्वारा पौधों का ऑक्सीजन लेवल बदल जाता है। मोर्फोजेनेसिस की क्रिया पर इसका प्रभाव सीधा ना होकर के कुटील रूप से पड़ता है। GA3 की उपस्थिति में रोजेट हायोसिमस पौधे में ऑक्सीजन स्तर यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है।
पौधों की वृद्धि में जिब्रेलिन ठीक ऑक्सिन की तरह भी व्यवहार करता है। उदाहरण, टमाटर के फलों की वृद्धि। GA3 से प्रयोग से ऑक्सिन की वृद्धि कैसे होती है, इस विषय में पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं है। कुछ दशाओं में GA3 का प्रभाव ऑक्सिन के साथ बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। ऐसी दशाएं जैसे कि जई की पत्ती की लंबाई वृद्धि के साथ जिब्रेलिन्स एकदम से स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं। लंबे दिनों वाले पौधों में लिंग विस्तार क्रिया में जिब्रेलिन्स अज्ञात विधि से अपनी भूमिका निभाते हैं। वार्नर 1965 के अनुसार GA3 स्तर पर अपनी क्रियाओं का प्रभाव दिखलाते हैं और जो भ्रूणपोष में जीन विशेष के प्रभाव को कम या ज्यादा कर देते हैं तथा अल्फा बीटा एमाइलेज राइबोन्यूक्लियस की उत्पत्ति को एकत्रित करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे, उनके अनुसार GA3 द्वारा अधिक मात्रा में RNA का संश्लेषण मटर में पाया जाता था, लेकिन थॉमसन एवं क्लीलैंड ने बताया 1972 में कि इस प्रकार का कोई भी प्रभाव मटर में नहीं होता है। जोन्स 1969 के अनुसार GA3 द्वारा पौधों की कोशा के दूसरे संस्थान पहले प्रभावित होते हैं। ऐसा लगता है कि GA द्वारा न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन बनाने वाली क्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।